द स्पैरोज़ रिवेंज ये है आज की इंग्लिश की स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ आज के स्टोरी में बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है, मतलब हर एक टेंस में हर एक जो सेंटेंस होगा वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है, कौन से टेंस का होगा, वो भी साथ ही साथ मैं मेंशन करती चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्पैरोज़ रिवेंज यानी कि स्पैरोज़ का, गौरैया का रिवेंज। रिवेंज का मतलब बदला। क्या है स्टोरी? वंस एक बार, अ स्पैरो कपल यानी कि एक जोड़ा। कपल का मतलब होता है जोड़ा। किसका? गौरैया का एक जोड़ा। वर लिविंग, वर के बाद में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी रह रहा था। या फिर लिव का मतलब रहना भी होता है और जीना भी होता है। अब क्या है, ट्रांसलेट करके देखेंगे। अ हैप्पी लाइफ यानी एक खुशी जीवन जी रहा था। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, एक जंगल में गौरैया का एक जोड़ा खुशी जीवन जी रहा था। यहाँ पर खुशी जीवन या सुखी जीवन बोल सकते हैं इसको। हैप्पी का मतलब खुश होना भी होता है, तो यहाँ पर है हैप्पी लाइफ यानी एक खुशी जीवन, एक खुशहाल जीवन। लाइफ यानी जीवन कैसा? हैप्पी, तो ये हैप्पी एडजेक्टिव है। और वर के बाद में कपल है, जोड़ा है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर का यूज़ हुआ है। वर हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा है। ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। रहा था, रही थी, इस तरीके से सेंस निकल कर आता है। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ दिनों के बाद। दे डिसाइडेड, उन्होंने तय किया। डिसाइड से डिसाइडेड यानी सेकेंड फॉर्म। उन्होंने क्या तय किया? टू हैव अ फैमिली यानी कि एक फैमिली यानी एक परिवार बनाने का डिसाइड किया, तय किया, फैसला किया। डिसाइडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ये वाक्य है। फाइंड की सेकेंड फॉर्म है ये फाउंड। दे फाउंड यानी उन, फाइंड का मतलब ढूंढना, पता लगाना, पाना, इस तरीके से। तो दे फाउंड यानी उन्होंने पाया या फिर ढूंढा। अ टॉल, एक लंबा, हरा, ग्रीन, लीफी ट्री यानी पत्तीदार वृक्ष। अब ये वृक्ष के बारे में ही बताया। लीफी, ग्रीन और टॉल ये क्या है? सभी विशेषण हैं, यानी इस नाउन, इस ट्री के बारे में बताया गया है, तो ये एडजेक्टिव है। ऑन हुज ब्रांचेस यानी जिसकी, ऑन हुज जिसकी, इस ट्री के बारे में बताया। ऑन हुज जिसकी ब्रांचेस पर, ब्रांचेस का मतलब उसकी शाखा या डाली। दे मेड, उन्होंने, मेड, मेक से मेड सेकेंड फॉर्म, बनाया। अ ब्यूटीफुल नेस्ट, नेस्ट कैसा? खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल, तो ये विशेषण है, नेस्ट के बारे में बता रहा है। अब तो मेड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का वाक्य। इन इट टू टाइनी शाइनी एग्स यानी इसमें, इन इट इसमें, इट, इन इट टू यानी दो, टाइनी यानी छोटा, बहुत छोटा, शाइनी चमकदार, एग्स वर लेड यानी कोई काम किया गया था, यानी अंडे दिए गए थे। ले से ही लेड बना है, तो ले की सेकेंड फॉर्म भी लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड यानी अंडे देना। ले का मतलब होता है अंडे देना, तो अंडे दिए गए थे छोटे छोटे, दो, दो छोटे और चमकदार। नाउ अब यहाँ पर वॉज वर में, अगर जो वॉज और वर के बाद में या तो एडजेक्टिव का यूज़ होता है। एडजेक्टिव भी क्या होता है? वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है। दो तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं, मतलब वॉज वर के बाद में एडजेक्टिव होगा तो थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, थर्ड फॉर्म होगी। काम एडजेक्टिव का होगा, विशेषण का होगा। और वॉज वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, तो इस तरीके से दो तरीके से वाक्य बनते हैं। तो कोई काम किया गया था, तो अंडे देने का काम किया गया था, तो दो तरीके से इसका मीनिंग निकल कर आता है। तो यहाँ पर अंडे देने का काम किया गया था, पैसिव का सेंस निकल रहा है। नाउ द पेरेंट्स वेटेड, नाउ द पेरेंट्स वेटेड ईगरली। अब वेटेड के बाद में देखें, ये एलवाई ईगरली है, ये एडवर्ब है, यानी इसमें इस वर्ब के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ईगरली। अब ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, ठीक है, ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण उत्सुकता से, इंतज़ार किया, इंतज़ार किया। फॉर द यंग बर्ड्स, किसका? यंग बर्ड्स का, यानी अपने बच्चों का। अब अपने बच्चों का। टू हैच आउट यानी अंडे से बच्चे निकलने का बेसब्री से इंतज़ार किया। अब ये जो है ना हैच आउट यानी अंडे से बच्चे निकलना, तो उसका मतलब होता है हैच आउट।
चलिए, अब वेटेड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। ईगरली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है यानी कि क्रिया विशेषण है। अब टू और ये हैच लिखा है, आउट इसी के साथ अटैच है, तो टू के बाद में ये V1 का यूज़, कहने को V1 है लेकिन बेस फॉर्म होती है, तो कहेंगे कि टू के बगल में बेस फॉर्म आ जाती है तो वो इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस बेस फॉर्म। ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून, ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून यानी आफ्टरनून दोपहर का समय, गर्मियों, हॉट यानी गर्म और समर यानी ग्रीष्मकालीन, कह सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन की दोपहर का गर्म दिन। एन एलिफेंट यानी गर्म दिन पर एक एलिफेंट, हाथी, तो एन यहाँ पर आर्टिकल है, एलिफेंट है, ए का साउंड है इसलिए एन आर्टिकल का यूज़। वॉज फीलिंग, तो वॉज के बाद में फीलिंग है, आईएनजी लगा है वॉज वर्ब के बाद में वर्ब में, तो यहाँ पर ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, रहा था, रही थी, ये वाला मीनिंग जाएगा। तो फील हो रहा था, महसूस हो रहा था या लग रहा था। फेवरिश, फीवर से फेवरिश बना है, तो फेवरिश के मतलब जैसे बुखार जैसा लगना, ठीक है, और बेचैनी लगना, बेचैनी लग रही थी या बुखार जैसा लग रहा था, तो यहाँ पर बेचैनी लग रही थी। और ये जो फेवरिश है, ये फीवरिश जो है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, जब फील वर्ब के बाद में आ जाएगा तो विशेषण एडजेक्टिव ही होगा मोस्टली। फिर क्या है, ही वॉज फीलिंग इची, अब उसे लग रहा था, महसूस हो रहा था, कैसा, इची। ऑल ओवर, ऑल ओवर यानी कि पूरे समय उसे खुजली महसूस हो रही थी, उसे पूरे शरीर में, कह सकते हैं पूरे शरीर में खुजली महसूस हो रही थी। ही वॉज फीलिंग इची ऑल ओवर, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव, तो यहाँ पर भी वॉज फीलिंग है, पास का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य। इट्स बैक वॉज इचिंग, अब उसकी बैक जो थी यानी पीठ थी उसमें खुजली आ रही थी। द मोस्ट यानी सबसे अधिक उसके पीठ पर खुजली आ रही थी, तो ये भी वॉज के साथ इचिंग है, आईएनजी लगा है इच में, तो ये भी पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। एंड इट्स ट्रंक, ट्रंक का मतलब जो उसकी सूंड है वो कुड नॉट, अब जब भी कुड के साथ कोई काम नहीं कर पाया ऐसी वाली फीलिंग आती है, रिग्रेट वाली, पछतावे वाली, या कोई काम, कोई भी व्यक्ति किसी काम को नहीं कर पाया, तो कुड नॉट रीच, रीच मतलब पहुंचना, तो वो पहुंच नहीं सका, नहीं कर सका, नहीं कर पाया, तो ऐसा सेंस आएगा कुड नॉट प्लस V1, तो नहीं क्या, रीच पहुंच पाया, देर यानी वहाँ, कहाँ पर, उसकी पीठ पर, पीठ तक। द एलिफेंट वॉज गेटिंग इरिटेटेड, अब जो एलिफेंट था, गेट के बाद में भी आप देखेंगे सडन चेंज होता है, ठीक है, इरिटेटेड हुआ, एकदम से चेंज हुआ उसकी उसके अंदर, यानी चिढ़ना या क्रोधित होना, इरिटेटेड होना। अब हो रहा था, कंटिन्यूस टेंस है, वॉज के बाद में गेटिंग है, यानी वॉज वर्ब के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाता है मेन वर्ब में, तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस होता है। और गेट के बाद में इरिटेटेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, यानी कि वो चिढ़ रहा था, चिढ़ हो रही थी उसको, इस तरीके से क्रोधित हो रहा था। जस्ट देन, तभी, तभी क्या होता है, ही स्पोर्टेड, अब यहाँ पर स्पोर्ट से स्पोर्टेड है, तो ये जो है ना यहाँ पर, इसके और भी कई मतलब होते हैं, और मतलब कि कोई स्थान के लिए भी इसका यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर सी, जो सी वर्ब है ना, सेम वही फीलिंग दे रहा है। ही स्पोर्टेड यानी उसने देखा, देखा की फीलिंग आ रही है, सी वाली, सो वाला सेंस आ रहा है यहाँ पर, सी की सेकेंड फॉर्म सो। ही स्पॉटेड अ टॉल, एक लंबा, लीफी पत्तीदार, रफ बाग यानी उसकी, उस पेड़ की जो बाग थी, जो छाल थी वो कैसी थी, रफ थी, खुरदरी थी, तो ये टॉल, लीफी, रफ, बाग, ये जो ट्री के बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये स्पॉटेड है, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। ही रश्ड, दौड़ा, तो रश से रश्ड, तेजी से दौड़ा, सेकेंड फॉर्म है। टूवर्ड्स की ओर, किसकी ओर, इट यानी उस वृक्ष की ओर, इट यहाँ पर वृक्ष के लिए, पेड़ के लिए यूज हुआ है। एंड रब्ड, रगड़ा, सेकेंड फॉर्म है। हिज इचिंग बैक, बैक कैसी, जिसमें खुजली हो रही थी, तो बैक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताइए, इचिंग। अब ये भी क्या है, अब ना तो यहाँ पर वॉजवर है, ठीक है, यानी वॉजवर के बाद पास्ट है तो वॉजवर आएगा, तभी वर्ब में आईएनजी आएगा, ऐसा। तो ये जो है ना, इस इचिंग को यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। बैक के बारे में ही कुछ बताया जा रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इंग्लिश की ग्रामर में, वो भी आईएनजी रूप में आता है, काम उसका एडजेक्टिव का ही होता है, विशेषण का ही होता है, लेकिन आईएनजी उसका रूप होता है। फिर आगे देखें, रगड़ा, उसने अपनी खुजलीदार जो है, खुजली होने वाली जो पीठ थी जिसमें खुजली हो रही थी,
वॉयलेंटली, वॉयलेंटली का मतलब है तेजी से, बलपूर्वक। अब ये एलवाई से हो रहा है तो एंड, तो इस तरीके से ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, यानी कि क्रिया विशेषण। अगेंस्ट, देखिए अगेंस्ट का मतलब देख लें। अगेंस्ट का एक मतलब टच करते हुए, के सहारे या पर, किसी का सपोर्ट लेते हुए, इस तरीके से। तो सपोर्ट लेते हुए है यहाँ पर। रब्ड हिज इचिंग बैक वॉयडेंटली, यानी तेजी से उसने जो ट्री था, ट्री की बाक के ऊपर, उसकी छाल के ऊपर उसने उसका सहारा लेते हुए उसको रगड़ा। तो टच करना यहाँ पर अगेंस्ट का मतलब है। आगे देखिए, के विरुद्ध भी होता है अगेंस्ट का मतलब। देन ही फाउंड सम रिलीफ, दैन उसे मिला, तो फाइंड मिलना होता है, तो फाउंड मिला सेकेंड फॉर्म। तो मिला, क्या मिला? आराम मिला, कुछ आराम मिला। अनलकीली, अनलकीली यहाँ पर एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। दुर्भाग्यवश या बदकिस्मती से, द ट्री अगेंस्ट, यानी अगेंस्ट यानी जिस पर या जिसका सपोर्ट लिया, विच जिसका, अगेंस्ट विच यानी जिसका सहारा लिया, सपोर्ट लिया, द एलिफेंट हैड रब्ड, यानी उसने रगड़ा था, रगड़ दिया था ना, तो हैड के साथ रब्ड है, ये थर्ड फॉर्म है। तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हिज बैक, यानी जिसका सहारा लेकर उसने अपनी पीठ को रगड़ा था। वॉज यानी थी, अब यहाँ पर वॉज थी, यानी ये इस पेड़ की बात हो रही है, तो था, वो वृक्ष था। द वन, वन का मतलब वाला या वाली के सेंस में भी होता है। द वन यानी वो वाला था। ऑन विच यानी जिस पर, ऑन विच द स्पैरोज यानी उन स्पैरोज ने हैड मेड देयर नेस्ट, हैड के बगल में ये मेड थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है, यानी बनाया था। जिन्हों स्पैरोज ने जिस पेड़ के ऊपर अपना जो नेस्ट है, घोंसला था, बनाया था, वो वाला था। तो वन का मतलब वाला या वाली के सेंस में भी अनुवाद करेंगे। दैट वन या दिस वन, इस तरीके से बोलते हैं, ये वाला या वो वाला। द वायलेंट मूवमेंट, वायलेंट मूवमेंट यानी कि हरकत जो थी, या कह सकते हैं चाल जो थी, ऐसा कहकर मूवमेंट का मतलब। तो यहाँ पर वायलेंट मूवमेंट का मतलब, वायलेंट का मतलब है, ये एक विशेषण है। वायलेंट यहाँ पर क्या है? विशेषण है। हिंसक या उग्र होना, तो हिंसक या उग्र जो गतिविधि थी या हरकत थी, इस तरीके से वायलेंट मूवमेंट किसकी? ऑफ द ट्री, द वायलेंट मूवमेंट यानी किसका? उन दोनों का, उस हाथी का, दोनों का नहीं, उस हाथी का। ऑफ द ट्री कॉज्ड, ऑफ द ट्री कॉज्ड यानी कॉज कारण बना, वो जो वायलेंट मूवमेंट है वो कारण बना। द नेस्ट, नेस्ट का घोंसले का। टू फॉल ऑफ द ब्रांच, क्या कारण बना? उस नेस्ट का उस ब्रांच से नीचे गिरने का कारण बना, जो वायलेंट मूवमेंट था, उग्र या हिंसक जो उनकी हरकत थी, जो उसने किया, यानी जो खुजली की थी वो। तो यहाँ पर देखें, ये जो टू फॉल है ना, टू फॉल, फिर ये ऑफ इस फॉल के साथ ही है, फ्रेजल वर्ब बनती है तब, यानी वर्ब के बगल में ही एक प्रपोजिशन का यूज़ हो जाता है। तो टू फॉल ऑफ, ऑफ का मतलब किसी से अलग होकर गिरना, तो टू फॉल ऑफ, उस पेड़ से अलग होकर गिराना वो घोंसला, तो इसलिए टू फॉल ऑफ, गिरना। आगे देखें, ये जो, हाँ ये भी चीज़ ध्यान रखिए, इन्फिनेटिव है टू के साथ बेस फॉर्म, टू और टू के बगल में एक वर्ब होती है, तो ये इन्फिनेटिव होता है, बेस फॉर्म होती है वो भी। द टू, और वो शो करती है उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य को या पर्पस को। द टू एग्स, जो दो अंडे थे, वर स्मैश्ड, तो जैसे मैंने बताया कि वॉज और वर के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो दो तरीके के सेंस जाते हैं इसके। या तो ये जो होता है इसके बगल में वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, वॉज वर के बगल में, या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है द टू एग्स, जो है स्मैश्ड का मतलब जान ले, स्मैश का मतलब झटके से टूटना, चूर चूर हो जाना, ठीक है, तोड़ देना, वही चीज़। तो वो तोड़े जा चुके थे, यानी तोड़ दिए गए थे, स्मैश्ड हो चुके थे, तो यहाँ पर पैसिव वाली फीलिंग दे रहा है ये सेंटेंस। द स्पैरोज वर वेरी सैड, यहाँ पर देखिए वर वेरी सैड, बहुत दुखी थे, ठीक है, बहुत दुखी थे, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा है, बहुत दुखी थे, ठीक है, उनकी स्टेट कैसी थी? दुखी होने वाली। दे है पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। दे हैड बीन लॉन्गिंग टू सी, हैड और बीन, ठीक है, हैड बीन का यूज़ कि कोई लंबे से कोई काम करते आ रहे थे, इस सेंस में करते आ रहे थे। अब लॉन्गिंग का मतलब है, लॉन्गिंग जो है एज अ नाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। लॉन्गिंग का मतलब हो गया उत्सुक थे,
तो वो लंबे समय से थे ना, तो हैड बीन, दे हैड बीन लॉन्गिंग यानी वे, टू सी यानी देखना, देयर यंग वंस यानी अपने बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। तो लंबे समय से है तो हैड बीन का यूज हुआ है। हैड के साथ आप कह सकते हैं ये बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस ही है, ठीक है। लॉन्गिंग यहाँ पर नाउन है और टू सी यहाँ पर इन्फिनेटिव है। अब मतलब ये क्या शो कर रहा, पर्पस, उद्देश्य, यानी पर्पस क्या था उनका, उत्सुक होने का, टू सी देखने का, उनके जो बच्चे उनको देखने का उद्देश्य था। दे कैप्ट क्राइंग, अब यहाँ पर देखिए कीप या कैप्ट जो भी वर्ब हो जाएगी टेंस के अनुसार, तो इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी ना वो आईएनजी रूप में आएगी। तो दे कैप्ट क्राइंग फॉर अ फ्यू डेज यानी कोई काम करता रहा, रही, करता रहा, करते रहे, इस तरीके से सेंस हिंदी में जो अनुवाद होगा। दे कैप्ट क्राइंग यानी फॉर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के लिए वो क्या करते रहे, रोते रहे। आगे देखें तो ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। देन वन डे देयर ग्रीफ, फिर एक दिन उनका दुख स्लोली, धीरे धीरे, चेंज्ड यानी बदला। स्लोली यहाँ पर एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। इनटू यानी में, एंगर यानी कि गुस्से में, क्रोध में बदला। नाउ अब दे वांटेड, अब वो चाहते थे रिवेंज। यहाँ पर देखिए वांटेड है, अगर वर्ब लगाते तो टू के साथ कोई वर्ब लग जाती यानी बेस फॉर्म आ जाती, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। और रिवेंज यहाँ पर नाउन है, कोई वर्ब नहीं है, तो इस तरीके से भी वांटेड को लेकर सेंटेंस बनाएंगे। ये इसके बाद में कोई 2+V1 का यूज़ नहीं है। नाउ दे वॉन्टेड रिवेंज, अब वो चाहते थे, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, बदला। दे वॉन्टेड द एलिफेंट, वो चाहते थे कि वो एलिफेंट है, टू सफ़र यानी वही सफ़र यानी पीड़ा या कष्ट, इन द सेम वे यानी वो क्या चाहते थे, वो एलिफेंट भी क्या करे, पीड़ा भोगे या कष्ट भोगे, एज दे हैड सफ़र्ड, जिस प्रकार से उन्होंने कष्ट भोगा था, पीड़ा भोगी थी। तो यहाँ पर देखें वॉन्टेड जो है कोई कुछ चाहता है कि कोई ऐसा हो, तो इस तरीके से, और ये सिंपल पास्ट का इच्छा होना, ठीक है, वांटेड तो सिंपल पास्ट का वाक्य है। फिर यहाँ पर टू सफ़र ये इन्फिनेटिव है, टू के बगल में बेस फॉर्म का यूज़, इन द सेम वे उसी तरीके से। अब यहाँ पर हैड सफ़र्ड है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी उन्होंने जो पीड़ा, वो जो पीड़ा भोग चुके थे। सो द स्पैरो, इसलिए स्पैरो वेंट यानी गए, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म। क्यों गए, उनका उद्देश्य पर्पस क्या था, टू मीट मिलने के लिए, तो ये इन्फिनेटिव है, टू मीट। देयर, तो इस तरीके से जब भी जैसे वेंट हो गया या कोई और भी वर्ब होगी, टू के साथ V1 का यूज़ होगा, अगर एक्स्ट्रा अदर वर्ब का यूज़ होता है तो इन्फिनेटिव के रूप में आती है। देयर फ्रेंड यानी उनके उसके फ्रेंड से, द वुड पेकर, वुड पेकर से मिलने गए, कौन, स्पैरो। वुड पेकर का मतलब हिंदी में कटफोड़वा होता है, जिसकी स्ट्रॉन्ग बीक होती है, जो पेड़ की टंग के ऊपर होल्स बनाता है और फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए, खोजने के लिए, इंसेक्ट खाने के लिए, इंसेक्ट ढूंढने के लिए वो पेड़ की छाल के ऊपर क्या बनाता है, होल, छेद बनाता है। फिर देखिए आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बाद, द वुड पैकर सजेस्टेड अ प्लान, मतलब उसने एक प्लान सुझाया, सजेस्ट करना, सलाह देना, सुझाना, इस तरीके से। तो यहाँ पर सजेस्टेड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। सो द स्पैरोज गॉट एंग्री, ठीक है, गेट या गॉट, गॉट सेकेंड फॉर्म है, यहाँ इसके बाद में एडजेक्टिव आता है, मतलब तुरंत जो है कोई बदलाव होता है उस स्टेट अवस्था में, तो वो क्या हो गए, तैयार हो गए, ठीक है, होना इसका सेंस जाएगा, रेडी यानी तैयार, तैयार हो गए। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट का ही वाक्य, गॉट का यूज़ किया है, रेडी यहाँ पर विशेषण है। टू कैरी, अब ये जो टू कैरी है ना, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, टू के साथ कैरी बेस फॉर्म का यूज़ कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। टू कैरी आउट, इसी के साथ, कैरी के साथ ही आउट लगा हुआ है। टू कैरी आउट द प्लान यानी कैरी आउट करना, कैरी आउट किसको, द प्लान को, प्लान को अंजाम देने के लिए, योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए, यह है इसका अनुवाद। द वुड पैकर हैड आस्क हिज फ्रेंड्स द नेट, हैड आस्क यानी कह चुके थे, ठीक है, हैड के साथ में आस्क जो है, आस्क थर्ड फॉर्म है ये, तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हिज फ्रेंड्स, अब उसने कह दिया था, ये जो है जी यहाँ पर साइलेंट रहेगा। नेट अ स्मॉल फ्लाई, एक छोटी मक्खी। एंड द फ्रॉग, फ्रॉग को कह चुके थे। टू असिस्ट, क्या करने के लिए, टू असिस्ट का मतलब होता है
मदद करना, हेल्प करना, ठीक है। अब उद्देश्य पर्पस यहाँ पर शो हो रहा है, ये इन्फिनिटिव है। इन कैरिंग आउट द प्लान, जो प्लान था, कैरी आउट का मतलब बताया था कि कैरी आउट द प्लान, प्लान को, योजना को अंजाम देने के लिए, उसके अंदर मदद करने के लिए कह चुके थे। टू असिस्ट इन कैरिंग आउट द प्लान, यानी प्लान को अंजाम देने के लिए मदद करना। तो यहाँ पर देखिए इन जो है प्रपोजिशन, अगर प्रपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आएगी, वर्ब का यूज़ करेंगे तो वो आईएनजी रूप में आएगी। तो कैरी का कैरिंग हो रखा है यहाँ पर, तो उसने बोल दिया था, किसने, वुडपैकर ने। किससे, नेट को, एक स्मॉल फ्लाई जो होती है नेट, छोटी मक्खी, एंड फ्रॉग को। फिर देखिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एलिफेंट वॉज वॉकिंग डाउन अ फॉरेस्ट पाथ। फॉरेस्ट जंगल का, पाथ का मतलब रास्ता, वॉज के बाद वर्ब में आईएनजी लगा है तो पास का कंटिन्यूअस टेंस है। वॉक डाउन यानी कि चलना। तो अगले दिन जो हाथी था वो क्या कर रहा था, एक जंगल के रास्ते से जा रहा था, चल रहा था, तो वो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। एवरीवन गॉट रेडी, यानी हर कोई था, क्या था, तैयार था। गॉट रेडी, तैयार होना, तैयार था, सेकेंड फॉर्म हो गई यहाँ पर, गॉट रेडी। एज यूजुअल द समर सन, एज यूजुअल हमेशा की तरह जो गर्मियों का सूरज है, वॉज बीटिंग डाउन, तो यहाँ पर रहा था, रही थी, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब बीट में आईएनजी लगा है, वॉज बीटिंग डाउन। बीट डाउन का मतलब होता है सूरज का जोर से चमकना, वेरी हॉट और ब्राइट। और इसको हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं कि हमेशा की तरह जैसे गर्मियों का सूरज तप रहा था, तेजी से, हार्ड मतलब जोर से, तेजी से। द एलिफेंट केम अंडर, कम की सेकेंड फॉर्म आया, ठीक है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य सेकेंड फॉर्म है। अंडर द शेड, यानी अंडर के नीचे, द शेड ऑफ द पीपल, पीपल ट्री के, एक पीपल के वृक्ष के छाया के नीचे। इट वॉज वेरी कोल्ड देयर, देयर यानी वहाँ, वहाँ पर क्या था, बहुत ठंड थी, ठंड नहीं कूल था, बहुत ठंडा था, वो क्या था, शेड के नीचे बहुत ठंडा था। तो यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया गया है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, विदाउट एक्शन वाला। अ फ्यू मिनट्स लेटर, यानी कि कुछ मिनटों के बाद, द नेट, ठीक है, जी साइलेंट है, वेंट गया, सेकेंड फॉर्म है, गो की, नियर समीप, द एलिफेंट, एलिफेंट के समीप गया। द नेट मेड अ बजिंग साउंड, मेड यानी करना, तो किया, अ बजिंग साउंड, जो साउंड होता है मक्खियों का भिनभिनाने का, वैसा, वो बजिंग। विच वॉज हर्ड, ये सेकेंड फॉर्म है, मेड, विच वॉज हर्ड। अब ये देखेंगे तो वॉज के बगल में हर्ड है, यहाँ पर बाय लगा है, ठीक है, हर्ड का हियर से हर्ड है, थर्ड फॉर्म है ये। वॉज वर्ब के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट का वो पैसिव सेंटेंस होता है, यानी कि वो जो बजिंग साउंड है सुना गया था, किसके द्वारा, बाय द एलिफेंट, एलिफेंट के द्वारा। तो यहाँ पर तो ईजी है पहचानना कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर बाय लगाकर किसके द्वारा सुना गया था, ठीक है, तो बाय द एलिफेंट, एलिफेंट के द्वारा। द कूल शेड, यानी कि ठंडी छाँव, एंड द बज मेड, यानी कि जो ठंडी छाँव थी उसने, और बज ने, जो मक्खियों की आवाज़ थी उसने, मेड, मेड यानी कोई कारण बनना, तो ये एज अ कॉजेटिव वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है, मेक का सेकेंड फॉर्म, मेड का कॉजेटिव वर्ब, कारण बनना, कॉज बनना, तो कॉजेटिव वर्ब। द एलिफेंट फील ड्राउजी, यानी कि एलिफेंट को फील, महसूस होना, लगना, कैसा, ड्राउजी लगने का ये कारण बना। ड्राउजी मतलब नींद जैसा फील होना, सुस्त लगना, ये कारण बनी। कौन, कूल शेड, और द बज जो था, मक्खियों का बज वाला साउंड था वो। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, यानी कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद, द एलिफेंट क्लोज्ड, यानी बंद कर ली, हिज आइज, उसकी आइज, ड्यू टू, किसके कारण, ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस जो यहाँ पर है ये नाउन है, ठीक है, नाउन है, यानी कि झपकी या नींद आने का कारण बना, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ड्राउजीनेस यहाँ पर नाउन है, ठीक है। द क्लोज यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फिर आगे देखें, वुडपैकर हैड बीन वॉचिंग, वुडपैकर हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है यहाँ पर, कोई लंबे समय से कोई काम करते आ रहा था, तो वो देखते आ रहा था, तो हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। हैड बीन, फिर वर्ब में आईएनजी लग जाता है मेन वर्ब में। ऑल दिस, ये सभी, फ्रॉम अ नियर बाय ट्री, फ्रॉम यानी से, एक नज़दीक के वृक्ष से वो देखते आ रहा था। जस्ट एज द एलिफेंट क्लोज, जैसे ही, जस्ट
जस्ट एज द एलिफेंट क्लोज्ड हिज आइज, जैसे ही एलिफेंट ने अपनी आंखें बंद करी, द वुड पैकर फ्लू डाउन, फ्लाई डाउन की सेकेंड फॉर्म है फ्लू डाउन, यानी कि उड़ा, पियर्स्ड, उड़ा, फ्लू डाउन नीचे उड़ा, नीचे की तरफ जहाँ एलिफेंट था, एंड पियर्स्ड का मतलब छेद करना, तो छेद किया, ये फ्लू हो गया, ये पियर्स्ड हो गया, ये क्लोज्ड हो गया, ये सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट का वाक्य है। हिज आइज यानी उसके आइज में छेद किया, विद हिज लॉन्ग, किससे, विद यानी से, हिज यानी उसकी, लॉन्ग लंबी, थिन पतली, एंड शार्प तीखी बीक, बीक यानी चोंच। तो ये चोंच के बारे में, शार्प है, थिन है, लॉन्ग है, चोंच की विशेषता बताई गई, विशेषण है, एडजेक्टिव है। द एलिफेंट वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, बसर्क, बसर्क का मतलब होता है क्रेजी हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, पागल सा हो जाना, इन पेन यानी दर्द में वो पागल सा हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो यहाँ पर हो गया था ऐसा। तो एलिफेंट वेंट यानी चला गया, किसमें, दर्द में, आउट ऑफ कंट्रोल में चला गया, मतलब वो कंट्रोल से बाहर हो गया, पागल हो गया। ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंडेड, यहाँ पर है उसे अंधा कर दिया गया था, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ब्लाइंड की थर्ड फॉर्म ब्लाइंडेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाला सेंस आ रहा है। ही वॉज ब्लाइंडेड, शार्प पेन एंड ब्लीडिंग, शार्प पेन एंड ब्लीडिंग, तेज दर्द ने, एंड ब्लीडिंग यानी बहते हुए, बहता हुआ जो खून है वो ब्लीडिंग, मेड हिम यानी कॉज बन गया, कारण बन गया, तो कॉजेटिव वर्ब, हिम क्राई, क्राई आउट लाउड यानी तेजी, जिस चीखने का या रोने का भी कह सकते हैं, क्राई का मतलब रोना, चीखना, चिल्लाना, क्राई आउट लाउड यानी जोर से, तेजी से चीखने का कारण बना, उसका जो दर्द था और जो खून बह रहा था वो, तो ये कॉजेटिव है और सेंटेंस सिंपल पास्ट का ही है। ओ माई आईज, ठीक है, ओ माई आईज दे आर बर्निंग, दे आर बर्निंग यानी जल रही है, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। वाटर वाटर, प्लीज गेट मी सम वाटर, कृपया, गेट मतलब लाना, मेरे लिए कुछ पानी, थोड़ा पानी, मेरे लिए थोड़ा पानी लाना, प्लीज गेट मी सम वाटर। बट देयर वॉज नो वन, लेकिन कोई नहीं था, ठीक है, सिंपल पास्ट का वाक्य विदाउट एक्शन वाला। टू हेयर इन्फिनेटिव है, 2+V1 बेस फॉर्म, सुनने के लिए, हिम यानी उसे। जस्ट देन तभी, द एलिफेंट हर्ड द क्रॉक ऑफ अ फ्रॉग यानी एक फ्रॉग की, एक मेंढक की, क्रॉक यानी उसकी टरटराने की आवाज़, हर्ड यानी सुनी, सिंपल पास्ट का वाक्य है। द फ्रॉग क्रॉक मेंट यानी फ्रॉग के क्रॉक का मतलब दैट वाटर वॉज नियर बाय यानी जो पानी था वो समीप ही था। एज द फ्रॉग क्योंकि, एज क्योंकि द फ्रॉग लिव्ड रहता था इन पानी, जो फ्रॉग था वो पानी में रहता था। मिंट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, मिंट नहीं मेंट बोलेंगे इसको, मीन मेंट, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। वॉज यहाँ पर सिंपल पास्ट का ही वाक्य विदाउट एक्शन वाला। लिव्ड यानी रहता था, सिंपल पास्ट का वाक्य। सो द एलिफेंट रैन, रन की सेकेंड फॉर्म, दौड़ा, इन द डायरेक्शन यानी उस दिशा में, फ्रॉम वेयर यानी जहाँ से, द क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉग वॉज कमिंग, आ रही थी, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब में आईएनजी, यानी वो क्रॉकिंग, टरटराने की आवाज़ आ रही थी। द फ्रॉग वॉज वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था, फॉर दिस यानी इसका, तो ये भी पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य। ही वॉज डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली का मतलब सिटिंग यानी बैठा हुआ, सिटिंग बैठा हुआ, खड़ा हुआ, तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, आईएनजी में होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे वॉज के बाद में डेलिब्रेटली जो है एलवाई से एंड हो रहा है, तो ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, और इसका मतलब होता है जानबूझकर। ऑन द एज ऑफ हाई क्लिफ यानी ऊंची जो चट्टान होती है, ऊंची खड़ी चट्टान, ठीक है, अ हाई क्लिफ ऊंची खड़ी चट्टान के किनारे पर जानबूझकर बैठा हुआ, इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर वॉज सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया विदाउट एक्शन वाला, डेलिब्रेटली का मतलब हो गया जानबूझकर, और ये एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। सिटिंग यहाँ पर जो है आईएनजी में है, लेकिन स्टेट अवस्था की बात कर रहा है, ठीक है, बैठा हुआ, कौन से सिचुएशन में बैठा हुआ, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। और एज का मतलब किनारे, एक हाई क्लिफ, क्लिफ कैसी, हाई ऊंची, तो हाई भी यहाँ पर विशेषण है, यानी क्लिफ जो ऊंची खड़ी चट्टान है ना, वो कैसी है, ऊंची, उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, द एलिफेंट रीच्ड यानी पहुंचा, देर यानी वहाँ, सेकेंड फॉर्म है रीच्ड, बट
बीइंग ब्लाइंड, बीइंग का मतलब की वजह से, के कारण, ब्लाइंड यानी अंधे होने की वजह से, नाउ अब ही कुडंट सी, तो कुड के साथ कोई काम नहीं कर पाया, नहीं कर सका, तो कुड नॉट प्लस V1 का यूज होता है। नहीं देख सका, एंड फेल डाउन गिर गया, फॉल से फेल सेकेंड फॉर्म, फ्रॉम द हाई क्लिफ से, फ्रॉम यानी से, जो ऊंची खड़ी चट्टान थी उससे, एंड डाइड मर गया, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली यानी तुरंत ही मर गया, तो ये भी एलवाई से एंड हो रहा है। डाइड के बाद में, वर्ब के बाद में है, तो ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। दस, इस तरह से, इस प्रकार से, द स्पैरोज गॉट देयर रिवेंज यानी मिला, गेट के सेकेंड फॉर्म, मिला उन्हें अपना बदला, उन्होंने अपना, द स्पैरोज गॉट देयर रिवेंज, लेना भी होता है, मिलना भी होता है, ठीक है, गेट का मतलब, तो ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, इस तरीके से उनको अपना बदला मिला या लिया। तो ये जो स्टोरी थी लॉन्ग थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे इस स्टोरी के हेल्प से, और हर एक सेंटेंस था उसको मैंने टेंसेस की हेल्प से बताने की कोशिश की है कि क्या है वो जो सेंटेंस है, कौन से टेंस का है, कौन सी वर्ब है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत डिटेल और बारीकी से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है।